हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जो कि सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। जिस भी एग्जाम में आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, डिटेल से आपको इन क्लासेस को करवाया जा रहा है। तो इन सभी क्लासेस की जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप सीरीज से जरूर इन क्लासेस को देखिएगा। इसके अलावा हमने यहाँ पर टीचिंग मेथड्स को शुरू किया था, जिसमें एक क्लास आपकी और रह जाती है और आज आपकी जो शिक्षण विधि है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके साथ मैं आपको सारी की सारी शिक्षण विधियां यहाँ पर करा चुकी होंगी। तो आज हम चार से पांच शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे एंड देन बाद में आपकी जो सारी चीजें वो शिक्षण विधियों के रिगार्डिंग वो खत्म हो जाएगी। तो अब भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, देन हम करेंगे एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड जो कि कंपैरिजन के थ्रू करेंगे, और एक हमारा क्वेश्चनियर मेथड यहाँ पर रह जाएगा। तो आप सभी को ये सारे के सारे मेथड्स याद होने चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग मेथड्स हम यहाँ पर कर रहे हैं और जो एग्जाम में यहाँ पर टारगेट कर रही हूँ वो आपका है EMRS 2025। इसके अलावा नवोदय विद्यालय समिति के अंदर भी आपकी ये चीजें पूछी जाती है एंड ऑल्सो एचटेट के लिए भी क्लासेस आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दीज टॉपिक्स, ये सारे जो टॉपिक्स है वो आपको उसमें भी देखने को मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेथड है आज की इस क्लास का, इससे पहले मैं काफी मेथड आपके साथ करा चुकी हूँ, वो है ग्रुप डिस्कशंस यानी कि समूह चर्चा विधि। आपको इससे नाम से ही क्लियर है, डिस्कशन हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, कोई टॉपिक कोई विषय बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा टीचर के द्वारा। ये जो मेथड है वो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है। डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है, यानी कि लोकतांत्रिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। ओके, इसमें कोई भी टॉपिक है, कोई भी सिचुएशन है जो बच्चे के सामने प्रेजेंट कर दी जाएगी। इसमें ग्रुप्स के अंदर बच्चे डिवाइडेड होते हैं एंड देन बाद में बच्चे अपने अपने थॉट्स, अपने अपने आइडियाज यहाँ पर रखते हैं, अपने अपने विचार जो भी वो सोचते हैं उसके बारे में वो प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर होता है बेसिकली क्या, आइडिया का एक्सचेंज, विचारों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब ये एक्सचेंज जो है वो किस किस के बीच में होता है, तो वो एक्सचेंज जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी हो सकता है। भाई इस डिस्कशन में शिक्षक भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा इस डिस्कशन में स्टूडेंट भी आपस में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अमंग स्टूडेंट्स भी यहाँ पर हो सकती है। तो स्टूडेंट यानी कि जो शिक्षार्थी है उनके बीच में भी ये जो आदान प्रदान है वो हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि डिस्कशन में टीचर और स्टूडेंट दोनों यहाँ पर शामिल हो सकते हैं और इवन जो स्टूडेंट्स आपस में उनका भी डिस्कशन देखने को मिलता है। बिकॉज सभी बच्चों के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, अपने थॉट पैटर्न होते हैं, अपनी थिंकिंग होती है। तो हर बच्चा अपने अपने विचारों को यहाँ पर प्रेजेंट करता है। ठीक है, ओपन एंडेड अप्रोच होता है, खुला दृष्टिकोण होता है। दैट मीन हर बच्चे को इंडिविजुअली यहाँ पर हर बच्चे को आजादी है कि वो अपने अपने विचारों को यहाँ पर रखे। अपने अपने विचार जो है यहाँ पर बच्चा क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उनको प्रेजेंट करता है। और ना सिर्फ अपने आइडियाज को प्रेजेंट करता है बल्कि जो दूसरों के आइडियाज है, जो दूसरों के विचार है, उनके प्रति क्या करता है, रेस्पॉन्ड भी करता है, यानी कि प्रतिक्रिया भी यहाँ पर करता है। तो अपने विचार भी प्रेजेंट करता है, उसके लिए भी बच्चा ओपन एंडेड, उसको जो है वेलकम किया जाता है। दूसरे के विचारों को सुनकर उसके प्रति भी रेस्पॉन्ड करता है, प्रतिक्रिया करता है। और जब बच्चे को लगता है कि उसकी आइडियाज में कहीं ना कहीं चेंजमेंट हो सकता है, क्योंकि सामने वाला सही चीजें बता रहा है या फिर ज्यादा बेटर चीजें बता रहा है, तो वो अपने खुद के आइडियाज में, अपने खुद के विचारों में भी रिफ्लेक्शन कर सकता है, और यू कैन से कि वो चिंतन कर सकता है, उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट यहाँ पर ला सकता है अपने खुद के आइडियाज में भी। तो ये है आपका कौन सा, ग्रुप डिस्कशन मैथड। अगर इसमें हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, भाई क्या क्या इसमें जो है वो अच्छी चीजें हैं इस मेथड के अंतर्गत, क्या क्या उसमें उद्देश्य होते हैं, क्या क्या इंक्रीज होता है, क्या क्या डेवलप होता है, अगर मैं बात करूं तो इस मेथड के थ्रू बच्चे की जो थिंकिंग है, यानी कि जो उसका चिंतन है, उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो यहाँ पर डेवलप होती है। बच्चों की जो लर्निंग है, जो सीखना है, जो अधिगम है यहाँ पर बच्चे का, वो यहाँ पर डेवलप हो रहा होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या समाधान यहाँ पर बच्चे का डेवलप हो रहा होता है। बच्चे को समस्या से जो है वो भागेगा नहीं बल्कि उसको सॉल्व करेगा, उसके मल्टीपल जो है सॉल्यूशंस यहाँ पर क्रिएट करना सीखेगा। इसके अलावा बच्चा यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, बच्चे की भागीदारी यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, एक्टिव रूप से जो है वो इन्वॉल्वमेंट होता है और बच्चे की रुचि भी यहाँ पर वो है, वो इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स इस मेथड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें। डिसएडवांटेजेस भी है, तो इसमें क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसमें जो है टाइम कंज्यूमिंग है ये मेथड, समय बहुत ज्यादा लगता है। इसके अलावा इस मेथड के लिए हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर की रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती है जो इस चीज को कैरी आउट करवाएगा, तो उसके लिए उसका जो कौशल है, जो प्रशिक्षण है, वो बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए है। और हर किसी को इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ग्रुप्स के अंदर छोटे ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होती है, और हर किसी का जो भागीदारी है, जो शामिल होना है, वो कई बार सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। तो दीज आर द डिसएडवांटेज किस मेथड के रिगार्डिंग, ग्रुप डिस्कशन मेथड के रिगार्डिंग, जो कि आपका डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। ये विधि भी आपकी डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड। बाकी के जो सारे मेथड मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, 3 मेथड, वो सभी आपके डेमोक्रेटिक के अंतर्गत नहीं आएंगे, वो बल्कि मतलब आप कैसे इंप्लीमेंट करते हो उसके तहत आएंगे, तो वो ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक के तहत नहीं आएंगे। इस मेथड को सोक्रेट्स और सेंट थॉमस नाम ध्यान में रख लीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए भाई कौन इस मेथड के बारे में बात करते हैं, तो इनका नाम जो है आप ध्यान में रख सकते हो। ये एक लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है, शिक्षार्थी केंद्रित एक दृष्टिकोण है बेसिकली, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड है उसमें कौन सेंटर में होता है, उसमें बच्चा सेंटर में होता है, लर्नर सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान देना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही है भाई बच्चा क्या कर रहा है, अपनी उसके लक्ष्य के सामने जो प्रॉब्लम आ रही है, जो बैरियर्स आ रही है, जो बाधाएं आ रही है, उनको मल्टीपल जो है सोल्यूशन लेकर के आ रहा है और अपनी प्रॉब्लम का क्या कर रहा है, समाधान कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर ये मान के चल सकते हो कि भाई ये कोई बच्चा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका क्या है, एक गोल है, और यू कैन से यहाँ पर क्या है, लक्ष्य है। इस बच्चे को इस गोल तक जाना है। अब गोल तक जाने के लिए स्मूथ तो जाएगी नहीं चीजें, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या बीच में आएगा, बैरियर आएगा। ठीक है, बैरियर आप क्या बोलते हो, बाधा यहाँ पर उत्पन्न होगी और इस बच्चे को रोकेगी अपने गोल तक जाने के लिए। तो ये जो बैरियर है वो क्या है आपकी, ये है आपका प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम है, ये समस्या है। अभी समस्या का समाधान निकालने के लिए बच्चा किस चीज का इस्तेमाल करेगा, अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता का इस्तेमाल करेगा, अपने एक्सपीरियंस, उसको अभी तक क्या अनुभव है उस चीज का इस्तेमाल करेगा, अपनी रीजनिंग लगाएगा, अपने तर्क यहाँ पर जो है बच्चा लगाएगा। ठीक है, उसके पास अभी तक की क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करते हुए बच्चा यहाँ पर क्या करेगा, इन बैरियर्स को, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, मल्टीपल सॉल्यूशन निकालेगा, उनको इवैल्यूएट करेगा, कौन सा लागू हो रहा है, कौन सा लागू नहीं हो रहा है, और अपने गोल तक यहाँ पर पहुंचेगा और यू कैन से अपनी समस्या का यहाँ पर समाधान करेगा। ओके, आपसे स्टेप्स पूछे जाते हैं, तो 6 स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के अंदर, 6 स्टेप्स होते हैं। मैंने जिस भी मेथड के अंतर्गत आपको स्टेप्स बताए हैं वो आपको बहुत सीरियसली लेने हैं, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 6 स्टेप्स होता है। सबसे पहला जो स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। आप अपने समस्या को जब तक पहचानेंगे नहीं, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि प्रॉब्लम है क्या, तो आप आगे के स्टेप्स पर कैसे मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। मैं एक बार आपको ये कंप्लीट बता देती हूँ, फिर मैं एग्जांपल के थ्रू भी आपको बता दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपको समस्या को पहचानना है, एंड देन क्या है, अंडरस्टैंड करना है। समस्या तो आपने पहचान ली, बट अब आप उस समस्या को समझेंगे। ठीक है, और आप कह सकते हो आप उसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, आप उसको एनालाइज करेंगे, और यू कैन से आप उसको ब्रेक पार्ट, टुकड़ों में आप तोड़ेंगे। अगला मेथड हमारा एनालिसिस और सिंथेसिस का ही है। ठीक है, आप उसको सिंपलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेंगे, सबसे सरल तरीके से, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे आप उस प्रॉब्लम को, फिर समझेंगे कि ये समस्या है तो क्यों है, ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या कारण है। ठीक है, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। थर्ड क्या है, आप पॉसिबल सॉल्यूशंस, जितने भी सॉल्यूशंस हैं यहाँ पर, उन सभी को यहाँ पर जनरेट करेंगे। जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस आप यहाँ पर निकाल सकते हो, भाई मेरे सामने ये प्रॉब्लम है, इसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं, तो आप उनको यहाँ पर जनरेट करेंगे, उन समाधान को, उन सॉल्यूशंस को आप जनरेट करेंगे। देन फोर्थ पर आता है कि आपने जो भी यहाँ पर सॉल्यूशंस निकाले हैं उन सभी को इवेलुएट करेंगे, कि जो मान लीजिए मैंने 4 सॉल्यूशन निकाल लिए किसी भी प्रॉब्लम के, पहला सॉल्यूशन आप इवैल्यूएट करोगे, क्या ये लागू होता है, दूसरा करोगे क्या ये लागू होता है, तीसरा करोगे क्या ये लागू हो जाएगा, चौथे से क्या प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जाएगी। तो आप इवैल्यूएशन यहाँ पर करेंगे, और किसी भी एक सॉल्यूशन को, ठीक है, किसी भी एक सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, छांट लेंगे। भाई हम इसके थ्रू जो है हम क्या करेंगे, अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। कोई एक आइडिया को आप यहाँ पर छांट लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट, जो आपने यहाँ पर छांटा है ना, उसको आप क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम पर लागू करेंगे।
आप सॉल्यूशन ढूंढेंगे उससे, ठीक है। एंड देन बाद में आप ये देखेंगे अपना आपका परिणाम क्या आया है, आपने ये जो यहाँ पर लागू किया था ना, इससे क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, ये 6 स्टेप आपके सही निकले। और अगर नहीं होती है तो फिर यू विल गो बैक टू द थर्ड पॉइंट अगेन, और फिर से कोई और दूसरा सोल्यूशन आप निकालेंगे, फिर उसको आप यहाँ पर इवेलुएट करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, एंड देन आप अगेन अपने रिजल्ट को क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे। तो आप ये स्टेप करते रहेंगे जब तक कि आपके समस्या का समाधान ना हो जाए, ठीक है। तो दीज आर द 6 स्टेप्स। आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। लेट्स से कि भाई डेली जो है कोई भी एक बच्चा वो स्कूल पहुंचने में लेट हो जा रहा है, वो डेली टीचर उसको डांट लगा रही है, भाई आप लेट आ रहे हो करके। तो उसने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम कि समस्या क्या है, क्यों उसको डांटा जा रहा है। क्यों डांटा जा रहा है, क्योंकि वो स्कूल के लिए क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, ठीक है, लेट हो रहा है। अब सेकंड स्टेप पर जाएगा, भाई वो समझेगा कि लेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, व्हाट आर द रीजंस। तो उसके पीछे वो सोचेगा, भाई मैं क्यों लेट हो रहा हूँ, मैं लेट उठता हूँ, मैं अलार्म बंद करके सो जाता हूँ, मेरी तैयारी ठीक से नहीं हो पाती है, मेरी मम्मा मुझे लंच बना करके जल्दी नहीं देती है, क्या रीजन है। वो तो एक्स वाई जेड जो भी रीजन है उसको क्या कर रहा है बच्चा, एनालाइज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद जनरेट करेगा सॉल्यूशंस, भाई मैं क्या समाधान यहाँ पर कर सकता हूँ। तो एक तो ये हो सकता है, भाई मैं कल से 15 मिनट पहले अलार्म लगा करके सोऊंगा, एक समाधान ये हो सकता है। दूसरा ये है कि मैं अपने बैग को जो भी नेसेसरी चीजें स्कूल जाने के लिए होती है उनको पहले से ही रात में प्रिपेयर करके सोऊंगा, ताकि मुझे दिक्कत ना हो और मैं फटाफट से रेडी होकर के स्कूल में जा सकूं, ठीक है। मान लीजिए ये 2 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाल दिए। अब क्या करेगा बच्चा, इवेलुएट करेगा कि ये जो 2 सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर निकाले, अलार्म वाला और सेटिंग वाला, उसमें से कोई एक चूज करेगा। लेट से उसने यहाँ पर एक चूज कर लिया कि मैं 15 मिनट पहले अलार्म लगाऊंगा, इंप्लीमेंट करेगा। डेली बेसिस पर बच्चा वो अलार्म लगाएगा, 15 मिनट पहले का डेली बेसिस पर लगाएगा। एंड देन बाद में रिजल्ट देखेगा कि हर दिन जो उसने अलार्म लगाया है क्या वो काम किया, क्या वो बच्चा उठ पाया 15 मिनट पहले। अगर उठ पाया तो फिर डेफिनेटली है वो लेट नहीं होगा, और अगर नहीं उठ पाया तो फिर जो इसने यहाँ पर फिर से समाधान, जो 2 स्टेप निकाले थे, जो 2 सॉल्यूशन निकाले थे, दूसरे को हम यहाँ पर फॉरवर्ड करते हुए चलेंगे, ठीक है। या आप दूसरे को अप्लाई करते हो यहाँ पर चल सकते हो, और इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। सो ये 6 स्टेप्स है जो आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव टू द जो अदर आपके 3 मेथड्स यहाँ पर बच जाते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है एनालिसिस सिंथेसिस मेथड, जो कि कंपैरिजन के थ्रू हम यहाँ पर करने वाले हैं, और क्वेश्चनियर मेथड। ध्यान दीजिएगा ये जो मेथड है वो ना तो ऑटोक्रेटिक के अंतर्गत आते हैं, ना ही डेमोक्रेटिक टीचिंग मेथड के अंतर्गत आते हैं। ये जो मेथड्स है वो अलग से हैं, जो कि आपको यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड को हम कंपैरिजन के थ्रू करेंगे। एनालिसिस होता है विश्लेषण मेथड, जिसमें हम प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके समझते हैं, और सिंथेसिस होता है कि जो टुकड़े हमने बनाए हैं एनालिसिस के टाइम उनको मर्ज करके वापस से ज्वाइन करके एक निष्कर्ष तक पहुंचना, कंक्लूजन तक पहुंचना, वो है आपका संश्लेषण मेथड। ये जो दोनों ही मेथड्स हैं, ठीक है, ये जो दोनों मेथड है एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। और यू कैन से कि एक दूसरे के पूरक है। ना तो वो मेथड अलग से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ना ही आप ये वाला मेथड अलग से इस्तेमाल कर सकते हो। इन दोनों को एक साथ करके हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कैसे, आप अभी समझ जाएंगे। एनालिसिस मेथड का मतलब होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपके सामने है, जो भी समस्या है, उसको हम सबसे पहले छोटे कंपोनेंट्स में, सिंपल कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनालिसिस मेथड की, तो इसमें आपकी जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में सबसे पहले ब्रेक डाउन करके और उसको एनालाइज किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका एनालाइज किया जाता है, उसको अच्छे तरीके से समझा जाता है उस प्रॉब्लम को, तभी तो हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। तो जब ब्रेक डाउन की बात हो छोटे कंपोनेंट्स में, तो वो आपका एनालिसिस मेथड होता है। और सिंथेसिस क्या है कि हमने जो ये ब्रेक डाउन किया है, अब इसको हमने समझ लिया अच्छे तरीके से, अब इसको वापस से मर्ज करना, ठीक है, वापस से उसको कंबाइन करना, उसको संयोजित करना, उसको मिलाना, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स, ये जो हमने स्मॉल कंपोनेंट्स अभी तोड़े थे, इसको वापस से मिलाना, ठीक है, ताकि हम कहां तक पहुंच सके, हम जो है वो निष्कर्ष तक पहुंच सके। तो सिंथेसिस के अंदर क्या होता है, ये जो कंपोनेंट्स, स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं, इनको हम मिला करके और फिर से मर्ज करते हैं और हम कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, जो हम एक्चुअल में निकालना चाहते हैं, जहां तक हमें जाना है
उस तक हम क्या करते हैं, पहुंचते हैं। तो इसमें एलिमेंट्स को क्या किया जाता है भाई, संयोजित किया जाता है, मिलाया जाता है और हम निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो इसलिए जो दोनों मेथड है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है। बहुत ही सिंपल से भाषा में बात करूं तो आपसे पूछा जाएगा जिसमें हम प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके समझते हैं, हम जो है डिस्कवरी करते हैं, हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वो आपका एनालिसिस मेथड है। एंड देन बाद में हम जब कंक्लूजन तक पहुंचते हैं वो आपका सिंथेसिस मेथड है। तो ये दोनों क्या एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, अब इस मेथड में हम अननोन टू नोन जाते हैं। हमने प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया, हमने इसको ब्रेक डाउन किया, क्यों ब्रेक डाउन किया, क्योंकि हमें इसको समझना है। यानी कि ये जो पार्ट है वो अननोन है, हमें नहीं पता है, तो हम कहाँ जाते हैं, अननोन से नोन जाते हैं। जब हम इसको समझ जाएंगे तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा नोन हो जाएगा, हमारा ज्ञात वाला पार्ट हो जाएगा। तो ये अननोन टू नोन है। और ये आपका जो दोनों मेथड है ऑपोजिट है बिल्कुल। ये अननोन टू नोन है तो ये आपका नोन टू अननोन हो जाएगा। यानी कि ये जो सिंपल जो कंपोनेंट्स हमने यहाँ पर ब्रेक किए थे, जिसको हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, अब इसको मिला करके हम अननोन पार्ट की तरफ जाएंगे, यानी कि हम कंक्लूजन तक जंप करेंगे। अब इसमें क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट है मतलब वो चीजें हैं जो भी हम फिजिकली नहीं उस चीज को कर सकते, हम हमें जो है सोचना होता है हाइपोथेटिकली उस चीज के बारे में, तो वो एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट है और ये वाला कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। इस पर्टिकुलर मेथड में हम डिस्कवरी करते हैं, खोज करते हैं, क्योंकि हमने जब कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया है तो हम उसमें अपनी खुद की थिंकिंग लगा रहे हैं, खुद की लर्निंग हम उसमें लगा रहे हैं, हमारी ओरिजिनलिटी यहाँ पर आ रही है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं, समझ कर रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं, कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड क्या होते हैं, आपस में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, सिंथेसिस मेथड के अंतर्गत ध्यान देना, इसमें हम मेमोराइजेशन को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, मेमोराइजेशन को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और आप कह सकते हो हम क्रैमिंग को बढ़ावा देते हैं। हम रटने को यहाँ पर क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। लिख देती हूँ मैं, रटना। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो चीजें हैं पहले से ही नोन चीजें हैं जिसको हम जानते हैं, और बाद में आप बड़ी चीज की तरफ जा रहे हो जो आप निष्कर्ष निकाल रहे हो, तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है सारी की सारी ज्ञात चीजें, तो हम उसको रट रहे हैं। जबकि इसमें क्या कर रहे हैं हम, हमारी जो ओरिजिनलिटी है वो यहाँ पर आ रही है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है और यू कैन से नवीनता, ठीक है, नए नए आइडियाज आप यहाँ पर लगा रहे हो। ओके, तो इसमें आपकी ओरिजिनलिटी आ रही है, इसमें आप मेमोराइज नहीं करते हो कॉन्सेप्ट को। तो ये आपका एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड है जो कि आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ओके, चलिए अब अगर बात करें क्वेश्चनियर मेथड की, तो क्वेश्चनियर जो मेथड होता है उसको किसके द्वारा दिया गया था, तो ध्यान दीजिएगा, सोक्रेट्स। ठीक है, हिंदी में सुकरात, सुकरात के द्वारा इस मेथड को यहाँ पर दिया गया था। ओके, नाम ध्यान में रखिएगा। अब क्वेश्चनियर नाम से ही आपको यहाँ पर क्लियर है। ठीक है, क्वेश्चनियर क्या है, प्रश्नावली विधि है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का सेट यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है, कुछ ऐसे प्रश्नों का समूह यहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है जो कि रेस्पोंडेंट से पूछा जाता है। रेस्पोंडेंट्स कौन है, जो सामने उनके हैं। ठीक है, आप कह सकते हो भाई उत्तरदाता, आप यहाँ पर कह सकते हो जो उत्तर देने वाले हैं। ओके, स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसमें हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, हम डाटा इकट्ठा करते हैं। किस चीज का, क्वेश्चंस का सेट होता है जो कि पूछा जाता है। आप इसको एग्जांपल के थ्रू कर सकते हो, जैसे हम कहीं पर शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी मॉल वगैरह में, किसी शॉप में, तो वो ना आपसे कुछ क्वेश्चंस लिखित फॉर्म में देते हैं। ठीक है, उसमें आपसे पूछा जाता है भाई आपको शॉपिंग करके कैसा लगा, आपकी अपनी क्या राय है, आप हमारे जो स्टाफ सर्विस है इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमारे जो कलेक्शन है इसके बारे में क्या सोचते हो। तो ये जो कुछ प्रश्नों का समूह है वो आपसे पूछा जा रहा है, यही क्या है, बेसिकली आपका क्वेश्चनर है। तो स्टूडेंट से भी इसी तरीके से पूछा जाता है। और क्या जानने के लिए पूछा जाता है रेस्पोंडेंट्स का, भाई उनके ओपिनियन क्या है। ठीक है, उनके ओपिनियन क्या है, उनकी सोच क्या है इस चीज के रिगार्डिंग, अब वो उनकी क्या राय है इस चीज के रिगार्डिंग। ठीक है, अब उनसे उनका क्या पूछा जाता है, भाई प्रेफरेंस क्या है। अब आप अगर शॉपिंग के लिए गए हो तो अब आप इसको कितना प्रेफरेंस देते हो, आप क्या बार आप फिर दोबारा आएंगे, विजिट करेंगे हमारे पास। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर कैसा रहा, आपका अनुभव यहाँ पर कैसा रहा। तो ये सारी चीजें जानने के लिए कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चंस का सेट है वो पूछा जाता है। तो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। दो तरीके से क्वेश्चनर होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ठीक है, ओपन एंडेड में आप अपने व्यूज जो है वो ओपनली रख सकते हो। ठीक है, व्यूज जो है वो बिल्कुल खुले तरीके से आप यहाँ पर रख सकते हो, आप कितने भी अमाउंट ऑफ शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। जबकि क्लोज एंडेड में क्या है, मतलब लिमिट्स होती है।
ठीक है, लिमिट सेट कर देते हैं भाई, आपको गिने चुने ही ऑप्शंस होते हैं, इसी में ही से ही आप कर सकते हो, या तो आप आपसे कहेंगे आप यस और नो में आंसर कर सकते हो। ठीक है, आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस यहाँ पर, मल्टीपल चॉइस यहाँ पर दे देंगे, आपको बस इसी में से ही सेलेक्ट करना है। तो क्लोज एंडेड में आपको पास इतना ऑप्शन नहीं है, जो उन्होंने दिया है बस उसी में से ही आपको चूज करना है। ठीक है, दो ऑप्शन दिया है, या तो आप हैप्पी हो या आप हैप्पी नहीं हो। जबकि ओपन एंडेड में आप अपने खुद के शब्दों में चीजों को जो है व्यक्त कर सकते हो कि भाई मैं आई, मुझे यहाँ का स्टाफ अच्छा लगा, मेरे को यहाँ का कलेक्शन अच्छा लगा, स्पेशली मुझे ये चीज अच्छी लगी, काइंड ऑफ। ठीक है, तो ओपन एंडेड में आप अपने व्यूज जो ओपनली रख सकते हो, और क्लोज में क्या है, आपको लिमिटेड जो है चीजें दी जाती है, उसी में से ही आपको चॉइसेस यहाँ पर रखनी होती है। सो दिस इज क्वेश्चनियर मेथड। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ सारे टीचिंग मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, अगर कोई रह जाता है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अकॉर्डिंग टू मी अब आपका टीचिंग मेथड बिल्कुल खत्म हो चुका है, टीचिंग एड्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इवैल्यूएशन का टॉपिक, जो कि कंप्लीट आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।